न्यूक्लियाई चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि क्या जैसे एटम का स्ट्रक्चर है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया प्रीवियस चैप्टर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे थ्योरीज के बाद में हमने बोर्स थ्योरी को अडॉप्ट किया, लेकिन बाद में ये पता चला कि बोर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू more than one electron system. That means Bohr's theory is only applicable to hydrogen and hydrogen-like atoms. अब हाइड्रोजन-like atoms का मतलब पकड़ लो हीलियम। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यदि हीलियम के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए तो वो भी हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा। वैसे एटम्स को हम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन-like atoms बोल रहे हैं। तो ये बोल सकते हो कि दिस इज द लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी, दैट मींस बोर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल एटम्स। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। जो भी हो, जैसे हमने एटम का स्ट्रक्चर स्टडी किया वैसे ही हम उसी थ्योरी में, रदरफोर्ड का थ्योरी में, बोर्स का थ्योरी में ये पता चलता है हमें कि न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। और ये और बताया चीज गया है वहां पे कि न्यूक्लियस एंटायर एटम का मास जो है वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। दैट मीन्स एटम बड़ा है, न्यूक्लियस के कंपैरिजन एटम का साइज बड़ा है, लेकिन उस एटम का जो एंटायर मास जो है ना वो कहाँ पे है? न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। मतलब उस एटम का 99.9% मास किसमें है? न्यूक्लियस में। तो इससे ये प्रूव होता है कि एटम पूरा पूरी खाली है, एटम पूरा पूरी खाली है। जैसे स्पाइडर्स नेट पकड़ लो, स्पाइडर्स नेट में देखा है ना हमने, वो जो वेब बनाता है स्पाइडर, उस वेब में सेंटर में वो खुद को प्लेस करता है एंड उसका जो जाल है वो पूरा फैला रहता है। तो पकड़ लो वो एक एटम है और सेंटर वाला जो स्पाइडर जो है वो न्यूक्लियस है। यदि हम मास को कैलकुलेट करें तो एंटायर वेब प्लस स्पाइडर का मास कैलकुलेट करें तो स्पाइडर अराउंड 99% मास को ऑक्युपाई करता है एंड उस स्पाइडर्स वेब में बहुत सारा जगह खाली रहता है। तो वन ऑफ द बेस्ट विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि वो स्पाइडर्स वेब जो है वो एक एटम है, राइट? स्पाइडर न्यूक्लियस है एंड उस वेब में तुमने देखा होगा हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल वो एक पैटर्न बनाता है, लेकिन यहाँ पे बोर्स थ्योरी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो सर्कुलर होता है, राइट? एंड हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, बोलने से 9.1 इंटू 10⁻³ kg है। प्रोटॉन का भी मास होता है क्योंकि प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है एटम में, ये भी प्रूव हो चुका है। एंड प्रोटॉन का मास होता है अराउंड 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, राइट? और इसी चैप्टर में, न्यूक्लियाई चैप्टर में, हमें ये पता चलता है कि एक और एलिमेंटरी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है विद इन द न्यूक्लियस और उस एलिमेंटरी पार्टिकल को हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। न्यूट्रॉन थोड़ा सा हेवी होता है प्रोटॉन से, लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों का मास का जो वैल्यू है ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा हेवी होता है। जैसे ये तुम्हारा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg है तो दूसरा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg ही है, तो स्लाइट डिफर करता है, राइट? तो ये मास के बारे में हो गया। अब सिंस हमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई चैप्टर में बेसिकली हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ना है, क्या कोई स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का? स्ट्रक्चर नहीं है तो क्या कंपोजिशन है, विथ व्हाट न्यूक्लियस इज मेड, ये चीज हमें पढ़ना है। तो एक्सटेंसिव रिसर्चेस के बाद में ये पता चलता है, क्योंकि बोर्स थ्योरी बताता है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस शुड बी कंसंट्रेटेड। तो पॉजिटिव चार्जेस कंसंट्रेटेड का मतलब बोर्स थ्योरी ये बोलने का ट्राई कर रहा है कि न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ ओनली प्रोटॉन्स, राइट? लेकिन बहुत सारा थ्योरी ये चीज को मानना नहीं चाहता है। लॉजिकली भी सोचेंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? क्योंकि दो प्रोटॉन के बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है। यदि न्यूक्लियस खाली प्रोटॉन से बना है तो ये तो अगेंस्ट नेचर हो जाएगा ना, वो रिपल्सन गया कहाँ? इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग रिपल्सन दो प्रोटॉन्स एक छोटा सा न्यूक्लियस में कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो ब्रेक हो जाना चाहिए।
पे रिसर्च के बाद में पता चलता है कि उस न्यूक्लियस के अंदर एक और एलिमेंटरी पार्टिकल होता है जो न्यूट्रल होता है इन कैरेक्टर, जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, राइट। ये न्यूट्रॉन बेसिकली एक नया फोर्स का एग्जिस्टेंस देता है, वन ऑफ द थ्योरी से, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का एग्जिस्टेंस से हमें ये पता चलता है कि ये न्यूक्लियर फोर्स रेस्पॉन्सिबल है एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने के लिए। सिंस यदि न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से, तो जो भी रिपल्सन एग्जिस्ट करता है विद इन दी टू प्रोटॉन्स, दैट इज ओवरकम्ड बाय व्हाट? दैट इज ओवरकम्ड बाय न्यूक्लियर फोर्स। ये पता चला, ये रिसर्च से पता चला कि न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि न्यूक्लियर फोर्स आया कहां से, राइट? तो इसके ऊपर भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। वी आर स्टिल सर्चिंग फॉर अ कंक्रीट थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज, वो सब चीज यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, राइट? तो पहले हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हुए कंपोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियस का प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंटरी पार्टिकल्स. One is proton, which is a positively charged body. Another one is neutron, which is neutral body, no charge in it. दोनों मिल के न्यूक्लियस बनता है। यदि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को यदि हम जेड से डिनोट करें, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, इफ यू रिमेंबर, राइट? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को यदि हम n से रिप्रेजेंट करें, तो Z प्लस n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जिसको मास नंबर भी बोलते हैं, वी डिनोटेड बाय A, और यही रिप्रेजेंट करता है टोटल कंपोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस। मतलब A वैल्यू से हमें पता चलता है कि उस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये एकदम एलिमेंटरी रूल के हिसाब से, एलिमेंटरी लॉ के हिसाब से हम बता रहे हैं। लेटर ऑन हमें पता चलेगा कि न्यूक्लियस खाली इतना ही नहीं, और कॉम्प्लिकेटेड और सब एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये नोटेशंस वगैरह पहले हमें याद रखना है। Z फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैपिटल N, and Z plus N represents number of nucleons, also called mass number. इसको क्या बोलते हैं? मास नंबर। हमने देखा होगा किसी भी एटम को या किसी भी न्यूक्लियाई को हम ऐसे डिनोट करते हैं, राइट? Z, याद है? यहाँ पे एक नंबर होता है, यहाँ पे एक नंबर होता है। इस नंबर को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। इस नंबर को क्या बोलते हैं? मास नंबर। वो मास नंबर क्या है? Z प्लस N। एटॉमिक नंबर क्या है? Z। नीचे वाला जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर, इसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होने के लिए जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उतना नंबर ऑफ क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड इट आउटसाइड, ये थ्योरी बताता है, सही है? तो ये कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब यदि हम एग्जैक्टली देखें तो प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, सिंस हम कंपोजिशन पढ़ रहे हैं तो मास भी पढ़ना जरूरी है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 into 10⁻⁻27 kg, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। whereas 6726, ओके, 6726, एंड ये प्रोटॉन का, ठीक है, दिस इज फॉर प्रोटॉन। और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.67 1.676749 into 10⁻⁻27 kg, दिस इज फॉर न्यूट्रॉन। देख सकते हो क्या डिफरेंस है? बहुत ही कम डिफरेंस है, राइट? यह है 1.6726 है, यह है 1.6749, बस इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये होता है इसका वैल्यू। मैंने न्यूक्लियंस के बारे में बताया, एटॉमिक नंबर के बारे में बताया, मास नंबर के बारे में बताया, राइट?
इसके बाद बेसिकली न्यूक्लियर मास क्या होता है, एग्जैक्ट मास विद इन अ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर मास। अब ये एग्जैक्ट मास क्यों बोल रहा हूँ मैं, यदि मैं हीलियम का बात करूं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। मास नंबर 4 का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स खाली बता रहा है, राइट, एग्जैक्ट मास थोड़ी बता रहा है। क्योंकि एग्जैक्ट मास के लिए क्या करोगे, तो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मास कितना है 1.6726 है, तो ये फैक्टर याद करो तो 1.6726, दूसरा 1.6749। हम खाली 1 और 1 को याद करते, खाली होल नंबर्स को याद करते, होल नंबर्स को लेके मास नंबर बनता है, और एटॉमिक मास वो पूरा जो फ्रैक्शन है, डेसिमल है, टोटल लेके बनता है। तो तुम्हारा जो मास वैल्यू होगा वो ऑब्वियसली एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। जैसे क्लोरीन का हमें याद है, क्लोरीन का हम क्या यूज कर रहे हैं 35.47 होता है एग्जैक्टली, इसको और हम राउंड ऑफ करके 35.5 बोलते हैं। लेकिन यदि मैं मास नंबर का बात करूँ तो खाली 35 बोलूँगा, और उसके एक्चुअल मास के बारे में बात करूँ तो 0.5 ऐड हो जाएगा। वो 0.5 कहाँ से आया, जो हमने नंबर के लिए छोड़ दिया था ना डेसिमल, वो छूट गया, लेकिन मास कैलकुलेट करने के लिए हम टू टेक दैट डेसिमल फैक्टर आल्सो। क्लियर है, तो ये होता है अबाउट मास नंबर। अब एक और चीज देखो, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन हो या मास ऑफ न्यूट्रॉन हो या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत छोटा है -27 है ना, कैलकुलेशन करने में दिक्कत, ये पावर को क्या करेंगे बार बार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक नया प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाएंगे। जैसे लोकली एसआई सिस्टम हम थोड़े हर एक जगह यूज करते हैं, केक खरीदने जाते हैं तो पाउंड्स में खरीदते हैं, थोड़े केजीज में खरीदते हैं, आजकल होता है यूजुअली पाउंड्स में होता है, राइट। यदि हम क्या बोलते हैं कि गोल्ड वगैरह का मेजरमेंट देखने जाएंगे तो बेसिकली नेट में देखोगे तो आउंसेस में दिया रहता है, राइट। उसमें तुम एसआई सिस्टम करोगे तब वो केजीज में या ग्राम्स में जो भी है वो आएगा। बाजार में जाके हम बोलते हैं कि भैया हमको 1 पौवा डाल दीजिए ना, एसआई सिस्टम थोड़ी है, प्रैक्टिकल सिस्टम। अब फॉरेन में जाके 1 पौवा डाल दो बोलेगा तो थोड़ी समझेगा, नहीं समझेगा, उसको क्या बोलना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई सिस्टम 250 ग्राम्स। लेकिन हम आज भी प्रीफर क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सिस्टम, जो इजी है वो हम लोग प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे भी एक प्रैक्टिकल सिस्टम तैयार करने का हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर एक जगह ये पावर का झमेला नहीं है। तो जब हम मास मेजरमेंट करते हैं इन अ प्रैक्टिकल सिस्टम यूनिट एंड फॉर वेरी स्मॉल मासेस, हम एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट तैयार करते हैं जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू सिस्टम। हमने लोअर क्लास में भी पढ़ा था, केमिस्ट्री में भी पढ़ा, एएमयू सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड यूनिफाइड मास, इसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। सिस्टम को डिस्कस करता हूं, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसको एएमयू भी बोल सकते हैं और यूनिफाइड मास 1U और सिंपली U ये भी बोल सकते हैं। ये क्या है, सिंपल तरीका, कार्बन का एक आइसोटोप 12 वाला जो आइसोटोप होता है, कार्बन का 13 आइसोटोप भी होता है, 14 आइसोटोप भी होता है। आइसोटोप पता है तो आइसोटोप, अच्छा मैं बता देता हूँ आइसोटोप क्या है, पहले सुन लो खाली। आइसोटोप, कार्बन का 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, राइट। एक तो 12 है जो मोस्टली स्टेबल होता है, 13 एंड 14 आइसोटोपिक है, वो है क्या बोलते हैं रेडियोएक्टिव, राइट। तो जो 14 आइसोटोप है या 13 आइसोटोप है या 12 आइसोटोप है, हम स्टेबल कार्बन का 12 आइसोटोप का मास देखते हैं कितना है, उस मास को 12 से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आता है वो 1 यूनिफाइड मास सिस्टम, मतलब U 1U या 1 AMU इस कार्बन का मास डिवाइडेड बाई 12। ये जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है अराउंड 1.6 इंटू 10⁻⁻27 ही होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। तो ये मास को हम 1 यूनिफाइड, और भी पीछे है डेसिमल के पीछे और भी है,
मैंने जस्ट सिंपल 1.66 याद किया। आइसोटोप क्या होता है? एक ऐसा एटम या एक ऐसा न्यूक्लियस जिनका दो न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। एग्जांपल, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। एक और कार्बन मिलता है जिसका एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 13। एक और कार्बन मिलता है एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14। तो देखो, तो ऊपर वाला नंबर डिफरेंट है, नीचे वाला नंबर सेम है। ये आइसोटोप्स है। आइसोबार उल्टा होता है। आइसोबार में ऊपर वाला सेम होगा, नीचे वाला डिफरेंट होगा। वैसे ही आइसोटोन्स भी होता है। आइसोटोन्स में क्या होता है? न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 क्या हो गया? 6। दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यदि दो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, वो क्या है? आइसोटोन्स है। वैसे आइसोमर्स होता है। आइसोमर्स में क्या होता है? स्ट्रक्चर, शेप सेम हो, दैट इज आइसोमर्स। तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो आइसोमेरिज्म, राइट? ऑर्गेनिक में यस, आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स बोल के पढ़ते हो, राइट? तो ये चीज होता है। आई होप दिस इज क्लियर, है कि नहीं? अब इस एटॉमिक मास यूनिट सिस्टम में हमें इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास को याद रखना है। यू शुड रिमेंबर, कैलकुलेट नहीं करना है, याद रखना। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻³ kg। उसको डिवाइड कर दो 1 AMU से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU सिस्टम क्या करोगे? 9.11 इंटू 10⁻³ को 1.66 इंटू 10⁻27 से डिवाइड करो, राइट? तुम्हारा एटॉमिक मास सिस्टम आ जाएगा और वो वैल्यू होगा Me का 0.00055 U। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लीज रिमेंबर दिस, एंड हियर यू आर नॉट अलाउड टू राउंड ऑफ, क्योंकि ये राउंड ऑफ करने से तो 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का मास नहीं है, होता है, ठीक है? तो बेचारे को 0 मत बनाओ। नेक्स्ट, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.00727 U। ये राउंड ऑफ करने से तो 1 ही हो जाएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.0086665 U, ठीक है? ये याद रखोगे, मैं पहले बोल रहा हूं। ये तो मास का वैल्यू हो गया। हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिस्टम में यूज करते हैं या मेजर करते हैं। ये भी रिलेशन में लिख देता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? याद रखोगे। नेक्स्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भी बहुत यूज होगा यहाँ पे। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा? 10⁻6 से गुना कर दो। मिलियन क्या होता है? 10 लाख, राइट? 1.6 इंटू 10⁻13 जूल हो जाएगा। 1 मिलियन 10 लाख 10 लाख होता है। 1 मिलियन इज 10 lakhs। समझ में आया? अब एक चीज, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, यदि किसी के पास एक एटॉमिक मास यूनिट खाली है, वो यूनिट इतना मास, कितना एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है? क्योंकि हमें पता है आइंस्टाइन का E=mc² रिलेशन है। E=mc² रिलेशन से हम ये बोल सकते हैं कि मास और एनर्जी इज इंटरकन्वर्टिबल, राइट? तो इतना मास कितना एनर्जी लिबरेट कर सकता है? वो एक कैलकुलेशन है। मैं कैलकुलेशन बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं जस्ट एक रिलेशन अभी लिख रहा हूँ, तो रिलेशन लिख देता हूँ। ये रिप्रेजेंट करता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन। इतना एनर्जी रिलीज होता है एक एटॉमिक मास यूनिट से। एक एटॉमिक मास यूनिट क्या था? 1.66 इंटू 10⁻27 kg। उतना kg ये एनर्जी लिबरेट करता है, राइट? तो जस्ट सोचो हम लोग का मास कितना एनर्जी लिबरेट करेगा। पॉसिबल नहीं है, जस्ट हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं मैं,
है ना। यदि हम लोग एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दें तो 1 kg रेडियो एक्टिव मटेरियल जितना करेगा उससे कितना ज़्यादा एनर्जी हम लोग रेडिएट करेंगे, बट वी आर नॉट रेडियो एक्टिव, राइट। दैट्स वाई पॉसिबल, हाइपोथेटिकली मैंने सोचा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, जस्ट रिलेशन ही लिख रहा है, उसको लिखे है नहीं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर साइज के बारे में। तो रदरफोर्ड से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक रफ एस्टिमेशन देता है अबाउट द साइज ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड का ही एनालिसिस से हमें पता चलता है कि बेसिकली न्यूक्लियस तो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो यदि मैं साइज ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करने जाऊँ, साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ? साइज ऑफ न्यूक्लियस का मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस किस पे डिपेंड करेगा? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियंस होंगे उतना ही बड़ा न्यूक्लियस होना पड़ेगा, है कि नहीं। यदि तुम एक बैग में जितना सामान डालोगे उतना ही बैग फैलते चला जाएगा। एक ऐसा मोमेंट आएगा कि बैग उसके बाद फट जाएगा, राइट। लेकिन अब ये तो नेचर का बात है। एक ऐसा बैग समझो, उस बैग में हम न्यूक्लियॉन्स डालते जाएंगे तो वो बैग क्या होते जाएगा? फूलते जाएगा। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे, दैट इज ए पे डिपेंड करता है। कैन आई से दैट? ए क्या था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस क्या चीज से बना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन से बना है। ए को क्या बोला था मैंने? एटॉमिक मास नंबर बोला था, राइट। एंड इसको एक और नाम दिया था मैंने, न्यूक्लियॉन नंबर, याद है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बोल के नाम दिया था मैंने। बेसिकली न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। यदि वो स्फेरिकल है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई r cube, where r is the radius of nucleus, is proportional to a, v is volume nucleus. तो r cube can I say proportional to a? क्योंकि 4/3 पाई कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी में ऐड हो गया, राइट। तो r proportional to a to the power 1/3, तो r is equals to r naught a to the power 1/3, where r naught is roughly equal to 1.2 10 to the power minus 15 मीटर, जिसको 1.2 फर्मी बोलते हैं, 15 मीटर, राइट। अब साइज ऑफ न्यूक्लियस आराम से निकल सकता है। हाइड्रोजन का साइज कितना होगा? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का साइज कितना होगा? ये वैल्यू कितना होगा? 1। हाइड्रोजन भी आइसोटोप्स बनाता है, तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। 1H1, 1H2, 1H3, राइट। यदि मैं प्रोटियम का बात करूं तो ए कितना होगा? 1 to the power 1/3 is 1, that is r is equal to r0। ये किसका साइज है? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का साइज, am I right? ड्यूटेरियम का साइज क्या होगा? इतना गुना 2 to the power 1/3, इतना गुना 3 to the power 1/3, that is for ट्रिटियम। हीलियम के लिए 4 हो जाएगा। Are you getting me? What we are calculating? That is how we calculate size of nucleus. देखो ये कोई भी चीज हो, डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम? डेंसिटी रो इज मास बाय वॉल्यूम, यही तो होता है ना डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। ओके, अब बात ये है कि मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? तो मास ऑफ न्यूक्लियस, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियन क्या है? ए। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस इज ए। अब उस ए के अंदर कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं? एज सच अभी मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैंने एक जनरल न्यूक्लियस लिया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये पक्का पता है हमें। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास में एज सच उतना कोई डिफरेंस तो है नहीं,
यदि मैं मान लूं लेट स्मॉल m be the mass of each constituent, मान सकता हूं, तो लेट m be the mass of each constituent, तो टोटल मास कितना होगा? टोटल मास m is स्मॉल m into a, लिख सकते हैं, हाँ ओके। तो डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी हो जाएगा टोटल मास ma डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब, करेक्ट। अब ma 4/3 पाई r क्यूब, r का मतलब r नॉट a टू द पावर 1/3 होल क्यूब, राइट, 1/3। ये हो गया ma डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r नॉट होल क्यूब a। यहाँ पे देखो a और a कैंसिल, हर एक न्यूक्लियस के लिए a ही तो डिफरेंट था ना। जब a हमने कैंसिल ही कर दिया तो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं हो गया। सोचो तो, डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट या इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर नहीं हो गया? हो गया। कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रूव दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। आर नॉट क्या है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। 4/3 पाई कांस्टेंट है। स्मॉल m क्या है? नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन है, वो भी कांस्टेंट है। तो डेंसिटी जो भी हो, चाहे वो यूरेनियम का हो, हाइड्रोजन का हो, लिथियम का हो, बेरिलियम का हो, बोरोन का हो, जो भी हो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होना क्या चाहिए? सेम, कांस्टेंट। m का वैल्यू हमें पता है, 4/3 पाई पता है, r नॉट पता है, सारे का वैल्यू डाल के कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। Just imagine about the density of nucleus. 2.7 into 10 to the power 17 kg per meter cube का मतलब स्मॉल की वेरी हाई डेंसिटी ना, यही है डेंसिटी, इतना बड़ा डेंसिटी है। इसको कंपेयर यदि हम करें रियल लाइफ से तो 1 मीटर क्यूब क्या होता है पता है? हाउ मच इज 1 मीटर क्यूब? meter, that is it holds around 1000 liters of water। तो 1000 लीटर का टैंक 1 मीटर क्यूब है, तो 1000 लीटर का टैंक में यदि इतना मास को डाल दिया जाए तो वो कितना ठोस हो जाएगा? वो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। एक और कंपेयर यदि किया जाए तो कंपैरिजन में ये नीब देख रहे हो, तो ये नीब का क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, इस नीब का क्रॉस सेक्शन में अराउंड 50 एलिफेंट्स को क्रॉस करके इसके अंदर घुसा दो, तो जितना वो हार्ड होगा, ठीक है, उतना हार्ड हम लोग का न्यूक्लियस है। ये हम लोग के लिए इमेजिनेशन से भी दूर है, क्योंकि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते 50 एलिफेंट्स को क्रॉस करके इसके अंदर डालना, नॉट पॉसिबल। कैन वी डू दैट? नो। लेकिन नेचर कर रहा है ना। यदि यही डेंसिटी अर्थ का होता तो अर्थ एक ब्लैक होल की तरह काम करता, क्योंकि अर्थ के पास ये डेंसिटी का मतलब अर्थ बहुत ज्यादा हेवी होता, और अर्थ इतना हेवी हो जाता कि उसका ग्रेविटी इतना स्ट्रांग होता कि अपने तरफ हर एक चीज को खींच लेता। इसी को तो बोलते हैं ना ब्लैक होल। लाइट को भी स्केप करने नहीं देता, ठीक है। तो द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। अब तुम सोचोगे कि तो फिर न्यूक्लियस तो हर एक जगह में प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस ऐसा क्यों नहीं करता है, बिहेव क्यों नहीं करता है? क्योंकि न्यूक्लियस का साइज इसीलिए नेचर ने छोटा रखा। न्यूक्लियस बड़ा रखता तो ये खतरा हो सकता, इसीलिए न्यूक्लियस छोटा रखा। इतना छोटा रखा कि इतना हेवी डेंसिटी भी उतना कोई प्रॉब्लम क्रिएट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ओके, यहाँ पे ना 2.7 नहीं होगा, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज 2.3। तो
मैंने पहले ही बताया था कि न्यूक्लियस का जो एग्जिस्टेंस है उस एग्जिस्टेंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन क्यों आया? ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि न्यूक्लियस का कंपोजिशन प्रोटॉन्स है एंड दो प्रोटॉन्स के बीच में वेरी हाई रिपल्सन है। यदि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्सन है, इन स्पाइट ऑफ रिपेलिंग ईच अदर स्टिल दे आर विद इन अ न्यूक्लियस। हाउ दिस इज पॉसिबल? तो मैंने बताया कि उसको हमने एक्सप्लेन किया बाय ब्रिंगिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन, और वो प्रोटॉन क्या करता है, अरे न्यूक्लियर फोर्स जनरेट करता है। तो अब हम थोड़ा सा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियर फोर्स जनरेट करता है तो अब न्यूक्लियर फोर्स वो एक्चुअली आता कहाँ से, कैसे आ रहा है न्यूक्लियर फोर्स, हाउ, व्हाट इज द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ये चीज़ हमें डिस्कस करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बहुत सारे थ्योरीज देने का कोशिश करते हैं, लेकिन कंक्रीट थ्योरी जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं है। जैसे वेव थ्योरी भी कंक्रीट थ्योरी तो नहीं है, क्योंकि वेव थ्योरी बहुत सारे इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करता है, लेकिन इट फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। वैसे ही पार्टिकल नेचर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन थोड़ा सा दिक्कत होता है, जैसे कॉर्पस्कुलर थ्योरी देखो, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो जो कंक्रीट थ्योरी जो हम मानते हैं, ये थ्योरी हर एक जगह एप्लीकेबल हो जाए, वो चीज़ नहीं दिखता है। तो इसी न्यूक्लियर फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम बहुत सारी थ्योरीज लेके आएंगे और हर एक थ्योरीज को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, क्या ये थ्योरी परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये टोटल चीज़ हमें डिस्कस करना है। उसके आगे पहले हम न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है ये देखें। तो न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसका एक ही नेचर है और वो है अट्रैक्टिव नेचर। ये मानना पड़ेगा हमें। यदि न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा तब तो न्यूक्लियर भी रिपल्सिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी रिपल्सिव, तो वो एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो न्यूक्लियर हैज टू बी अट्रैक्टिव, ये सोचना है। न्यूक्लियर फोर्स का स्ट्रेंथ मैं कंपेयर करके तुम्हें ना प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। न्यूक्लियर फोर्स का स्ट्रेंथ यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से छोटा हो जाता है तो भी एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो न्यूक्लियर फोर्स हैज टू बी स्ट्रॉन्गर कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। कंपेयर किया गया, मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया, तो ये मिला कि न्यूक्लियर फोर्स इज अराउंड 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो 100 टाइम्स कोई स्ट्रॉन्गर है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन जो है न्यूक्लियर फोर्स के आगे बेचारा हैंडीकैप्ड है, कुछ भी नहीं हो सकता है उसका। तो ये एक स्टेबिलिटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्स है वो स्पिन डिपेंडेंट है, मतलब यदि दो न्यूक्लियस के बीच में पैरेलल स्पिन है तो न्यूक्लियर फोर्स विल बी स्ट्रॉन्गर। एंटी पैरेलल है, वीकर। स्पिन समझ में आता है, तो घूम रहा है अपने ही एक्सिस में, तो इट इज स्पिन डिपेंडेंट न्यूक्लियर फोर्स। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब दो प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स है, दो न्यूट्रॉन के बीच में भी। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन है, फिर भी न्यूक्लियर फोर्स है दोनों के बीच में। दो प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी उनके पास न्यूक्लियर फोर्स है। दो इलेक्ट्रॉन रखेंगे, उनमें भी न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक, तो हम सोचेंगे कि फिर इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होता है न्यूक्लियस, तो कैसे एक्सपीरियंस करेगा न्यूक्लियर फोर्स, राइट। तो न्यूक्लियर फोर्स इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। कंपैरिजन ये किया गया, यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन depends inversely on distance, nuclear force depends inversely on 7th power of distance। तो 7th power on distance का मतलब थोड़ा सा भी डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो इसमें जितना फर्क होगा उससे बहुत ज्यादा इसमें फर्क होगा। यदि हम थोड़ा सा भी डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं दो न्यूक्लियन के बीच में तो न्यूक्लियर फोर्स शार्पली डाउन हो जाता है और उसको कौन डोमिनेट कर जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, which gives rise to nuclear fission। मतलब यदि आर्टिफिशियली न्यूक्लियर फिशन करवाना है तो क्या करो, कोई एक फॉरेन बॉडी को उसके अंदर इंजेक्ट करो, न्यूक्लियस के अंदर। फॉरेन बॉडी यदि इंजेक्ट हो जाता है तो न्यूक्लियस का साइज परमानेंटली बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर का साइज बढ़ने का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियन क्या हो गया, बड़ा, तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा।
कौन डोमिनेट कर जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, वो रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स, इतना तो हो गया, शॉर्ट रेंज फोर्स हमने डिस्कस कर दिया। न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, वो भी बोल दिया, एंड दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन। दो न्यूक्लियंस के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन होगा यदि उनका डिस्टेंस बहुत क्लोजर हो, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज फोर्स, राइट। इसी शॉर्ट रेंज फोर्स में हम यदि देखें कि हाउ न्यूक्लियर फोर्स इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो हमने यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट किया। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियंस एंड डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट, मैंने ग्राफ प्लॉट किया। इस तरफ मैंने पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट किया मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिस्टम में, और इस तरफ मैंने डिस्टेंस प्लॉट किया, वो मैंने फॉर्मीज में प्लॉट किया, ठीक है। तो पकड़ लो, ये -100 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया। हमें जो ग्राफ मिला वो ग्राफ मिला कुछ ऐसा, ये मैंने वैल्यूज प्लॉटिंग नहीं किया, -100, 0 एंड 100, ये हो गया 0, ये हो गया 100, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया 100, ठीक है। ग्राफ जो आया वो ग्राफ कुछ ऐसा आया, ऐसा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ comes in the examination। और ये ग्राफ में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है, देखो तो 0 से ऊपर है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो इतना पार्ट क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ से उधर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? नॉर्मली सोचो, यदि किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो बॉडी स्टेबल है कि अनस्टेबल? Answer is highly unstable. Potential energy positive means it is highly unstable. Potential energy negative, it is highly stable. एग्जाम्पल दो। इस मार्कर के पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। यदि मैं यह हाथ को हटा दूं, मार्कर नीचे गिरेगा। क्यों गिर रहा है? सोचो तो, ये मत सोचना कि ग्रेविटी खींच रहा है, एनर्जी वे से सोचो तो। ग्रेविटी खींच रहा है वो वेक्टर कॉन्सेप्ट हो, स्केलर कॉन्सेप्ट से सोचो। क्यों नीचे गिर रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो ये एक्सेसिव पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के रूप में हटाना चाहता है, एंड इट इज ट्राइंग टू गो टू मिनिमम एनर्जी स्टेट। और ये फिर कहाँ पे जाके गिर जाएगा? सरफेस पे। सरफेस के पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh कितना होगा? 0, स्टेबल हो जाएगा। उस सरफेस में गड्ढा करोगे और नीचे जाएगा, क्योंकि mgh 0 भी ज्यादा एनर्जी है। इसको कौन सा एनर्जी चाहिए? नेगेटिव। हमने क्लास 11 में ग्रेविटेशन चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन निकाला था, वो था -gmm/r। और mgh जो है वो तो सिंपल एक्सप्रेशन है, वो तो हम सरफेस से मेजर करते हैं, और -gmm/r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर करते हैं। तो इसका टेंडेंसी किधर है? सेंटर ऑफ द अर्थ पे जाना, क्योंकि इसके पास मिनिमम से मिनिमम एनर्जी रहेगा। अभी भी तो नीचे जाना चाहता है ना, नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मेरा हाथ इसको सपोर्ट कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये है सिस्टम कॉन्सेप्ट। एक चेन। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये डिस्टेंस देखो तो, है ना। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जिसके नीचे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है का मतलब रिपल्सन है, मतलब रिपल्सन का मतलब न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। और इसके आगे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में, ये नेगेटिव है ना पोटेंशियल एनर्जी, ये पॉजिटिव है ना पोटेंशियल एनर्जी। तो ये डिस्टेंस तक, ये देखो तो, ये डिस्टेंस के नीचे कोई न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, अनस्टेबल है ना, राइट। और यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस तक एग्जिस्ट करेगा? हाईली स्टेबल है ना, क्योंकि नेगेटिव आ गया पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट।
किया गया क्योंकि हमने एक पॉइंट बोला, न्यूक्लियस इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। कितना शॉर्ट रेंज फोर्स, देखो तो इससे नीचे तो और शॉर्ट हुआ ना, लेकिन उतना शॉर्ट भी नहीं चाहिए। ज्यादा क्लोजर होने से भी दे विल बिकम अनस्टेबल, और ज्यादा फार होने से भी दे विल बिकम अनस्टेबल। मतलब न्यूक्लियर फोर्स परफेक्टली एग्जिस्ट करने के लिए दो न्यूक्लियन के बीच का डिस्टेंस का एक सर्टन वैल्यू होना चाहिए, सर्टन वैल्यू से सर्टन वैल्यू तक, उस वैल्यू से R0 से नीचे नहीं, और 4 फर्मी अराउंड मैंने ये 4 तो किया नहीं, 4 फर्मी से ऊपर में, 4 फर्मी से ऊपर जाओगे तो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, और R0 से नीचे जाओगे, 0.8 फर्मी से नीचे जाओगे तो भी न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट। ये होता है समथिंग कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अब ये टोटल प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस किया, एक और चीज, न्यूक्लियर फोर्सेस एक्सचेंज फोर्सेस, यहाँ पे कुछ एक्सचेंज होता है। एक जापानीज साइंटिस्ट नेम्ड युकावा, उन्होंने एक थ्योरी दिया, ये बोला कि न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ समथिंग कॉल्ड मेसन्स। ठीक है, ये भी कुछ हद तक राइट था, इसलिए हमने प्रॉपर्टी में डाल दिया कि न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सचेंज फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, एंड न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्स, नॉन सेंट्रल, ग्रेविटी इज अ सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ये नॉन सेंट्रल फोर्स। अब ये जितने हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किए, ये सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाला थ्योरी चाहिए, दैट विल बी द कॉन्क्रीट थ्योरी, एंड ये थ्योरी हमारे पास आज भी अवेलेबल, राइट। सो जो न्यूक्लियर फोर्सेस जो है, ये न्यूक्लियर फोर्स का फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दिया एक हाइपोथेसिस में, जिसको हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस, nuclear force या nucleus is stable only if the ratio of neutron to proton is either equal to 1 or greater than 1। जिस न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 होगा, वो न्यूक्लियस हाईली स्टेबल। लेकिन ये थ्योरी फेल हो जाता है। मैं एग्जांपल दूं कहां पे फेल होता है। यूरेनियम 92, 235, 236 भी होता है, 237 भी होता है, 38 भी होता है, 235 रेडियम, ये हाईली रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम सुनने से ही तो रेडियो एक्टिविटी याद आ जाता है। यस, इसमें प्रोटॉन का नंबर कितना है 92, न्यूट्रॉन का नंबर कितना है 100 से ज्यादा। रेशियो निकालोगे तो 1.5 से 1.5 के अराउंड आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 1 से तो बड़ा आएगा, राइट। लेकिन ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, ये थ्योरी फेल हो जाता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस फेल्स। करेक्ट, सही है, ओके। तो ये थ्योरी हो गया फेल। दूसरा थ्योरी में एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूं, उसके आगे एक छोटा सा टॉपिक समझो, और वो टॉपिक है समथिंग कॉल्ड मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से मास डिफेक्ट एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखो। मान लो मैंने तो हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन मतलब मैं पकड़ लो ड्यूटेरियम ले रहा हूं, हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप ड्यूटेरियम ले रहा हूं, 1H2 1H। यदि दोनों को फ्यूज कर दिया जाए, मैथमेटिकली सोचो, दोनों को फ्यूज कर दिया जाए तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए, हीलियम। मैंने बोला मैथमेटिकली सोचो, हीलियम मिलना चाहिए, क्योंकि 1 + 1 2, 2 + 2 4, हीलियम परफेक्टली मिलना चाहिए। करेक्ट, क्या ऐसा फ्यूजन पॉसिबल है, आंसर इज पॉसिबल है। उतना कंडीशंस हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। यही रिएक्शन के चलते आज हम लोग को सनरेज मिलता है, यही होता है न्यूक्लियर फ्यूजन सन में। ठीक है, उतना कंडीशन चाहिए, उतना टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये रिएक्शन पॉसिबल। ठीक है, अब बात ये है, लॉजिकली सोचो, बात ये है कि यदि इस ड्यूटेरियम का मास है 1 किलो, सिंपल एनालिसिस ले रहा हूँ, 1 kg तो मास नहीं होता है ना, 10⁻27 kg है ये। मान लो इसका भी मास है 1 kg, ऑब्वियसली 1 kg होगा, 1 kg 1 kg। तो जब ये दोनों 1 kg जुड़े तो हीलियम का मास कितना होना चाहिए था 2 kg। लेकिन जब नेचर में देखा गया हीलियम का मास
हीलियम का मास था 1.8। एक एग्जांपल लिया मैंने, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा, 1.8। अब लॉजिकली सोचो, तुमने एक एक किलो का दो चीज को मिक्स किया और मिक्सर बन गया 1.8 kg का, तुम्हें ये नहीं लगेगा कि भाई 0.2 kg गया कहाँ? वो है मास डिफेक्ट। 0.2 kg क्या हो गया? मास डिफेक्ट। क्लियर व्हाट इज मास डिफेक्ट, राइट? ये मास डिफेक्ट आया कहाँ से, क्या हो गया, क्या कारण से मास डिफेक्ट आया, इस चीज को एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने। और आइंस्टाइन ने बोला कि ये मास डिफेक्ट से एक्चुअली रिलीज ऑफ एनर्जी है, क्योंकि जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ये हमने नहीं सोचा कि एनर्जी कहाँ से आया, एनर्जी का तो कोई सोर्स होना चाहिए ना। तुमने दो न्यूक्लियस को फ्यूज किया, अचानक से इतना एनर्जी तुमने रिसीव कर दिया, आया कहाँ से एनर्जी? वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो बाय द फॉर्मूला E = mc²। क्लियर है? तो यदि मैं मास डिफेक्ट तो समझ में आ गया, और यदि मैं आइंस्टाइन रिलेशन यूज कर दूं E = mc², तो यहाँ पे यदि मैं डेल्टा लगा दूं तो टोटल रिलीज इन एनर्जी इज मास डिफेक्ट टाइम्स c²। करेक्ट है? इस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी नाम, बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट सबको समझ में आ गया? अब बाइंडिंग एनर्जी क्या है? ये जो नाम है इसका ऑपोजिट काम है। बाइंडिंग का मतलब बाउंड करना, लेकिन यहाँ पे तोड़ना। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय न्यूक्लियस टू ब्रेक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बोलने का मतलब ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट से क्या बना है? हीलियम। मुझे बैक करना है, हीलियम से बैक ड्यूटेरियम लेके जाना है। पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? 1.8 kg को ब्रेक करोगे तो 0.9 होगा। ये स्टेबल होगा तभी जब ये 1 किलो का होगा। तो 0.1 इसको और 0.1 इसको कहां से दोगे? जितना एनर्जी इज करेक्ट, जितना एनर्जी रिलीज हुआ था वो एनर्जी प्रोवाइड कर दो। कितना एनर्जी रिलीज हुआ? इतना। ये एनर्जी यदि इसको हम प्रोवाइड कर देंगे, इसको रिक्वायरमेंट मिल गया। ये एक रिलेशन में ये दोनों रिलेशन बन के एक फैमिली बन गई। ये फैमिली में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा आ गया। क्यों बॉन्डिंग आया? मास डिफेक्ट के चलते। क्योंकि इसके अंदर जो ड्यूटेरियम्स हैं वो क्या सोच रहे हैं? अलग नहीं जा सकते। क्यों? इंडिपेंडेंट ही नहीं है, कमाते ही नहीं है, तो अलग कैसे रहेंगे? दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, सिम्बायोसिस रिलेशन बायोलॉजी। तुम भी बेनिफिट लो, हम भी बेनिफिट लेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड मत सोच लेना बात। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, मेरे को भी मिल रहा है, तुमको भी मिल रहा है, चलो एक साथ रहते हैं। तो इसको भी मास डिफेक्ट है, दूसरे का भी मास डिफेक्ट है, ये सोचते हैं कि चल भाई एक दूसरे को हम फुलफिल कर लेते हैं और एक साथ रहते हैं। इन एक साथ को तोड़ने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। तो तुम्हें पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये लोग डिपेंडेंट क्या चीज के चलते था? डिफेक्ट के चलते। यदि मैं डिफेक्ट फुलफिल कर दूं तो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। सही है? लेकिन ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि प्रैक्टिकली क्यों नॉट पॉसिबल? यूरेनियम में 92 था ना, 92 प्रोटॉन्स निकालना है, तो ऑब्वियसली यूरेनियम बना होगा। हाइड्रोजन 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 जुड़ते 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 यूरेनियम बना होगा मैंने बोला। तो यदि तुम बाइंडिंग एनर्जी उसका प्रोवाइड कर दोगे तो तुम्हें कितने प्रोटॉन्स रिलीज मिलेंगे? 92। एंड 235 - 92 जो भी नंबर आता है 146 कुछ आएगा, वो किसका नंबर होगा? न्यूट्रॉन का। तो उतना न्यूट्रॉन और उतना प्रोटॉन को क्या करना है? रिलीज करना है। पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है? इसी बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट से हम न्यूक्लियस स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है? कैसे? एक थ्योरी बताता है कि बाइंडिंग एनर्जी से हम स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? जिसका हाई बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है, उतना ही ज्यादा स्टेबल। यदि दो बच्चे रिलेशन में हैं, रिलेशन तोड़ने के लिए डिमांड उनका बहुत हाई है, जैसे किडनैपर्स किडनैप करते हैं एक रिलेशन में, वो रिलेशन क्या था? मनी। यदि वो डिमांड बहुत हाई है तो कॉमन पीपल वो एफोर्ड कर पाएगा?
वो बाइंडिंग एनर्जी मिला उसको? नहीं। ब्रेक होगा? रिलेशन नहीं, रिलेशन वैसे ही रहेगा। जितना हाई बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी। मानते हो? तो बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट से एक नया थ्योरी आया जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता है और बोलता है कि जितना हाई बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी। पीरियोडिक टेबल में जितने एटम्स है, जितने न्यूक्लियसेस है, उनका बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन करके एक ग्राफ प्लॉट किया जिसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। राइट? बाइंडिंग एनर्जी ये हो गया। इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स है? 4। इसका जो भी बाइंडिंग एनर्जी आया उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी फॉर 1 न्यूक्लियन। ये तो टोटल हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी है। राइट? हीलियम के अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट है? 4। तो एक का बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना है? उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। राइट? और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं BeN से, मतलब इसको A से डिवाइड कर दो, ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्लियर है? तो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ। और वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ जो है वो ये है, BeN वर्सेस A, मास नंबर A ग्राफ। BeN क्यों लिखा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और ये ग्राफ कुछ ऐसा था, ये हो गया 0, 2, 4, 6, 8, 10। ये हो गया 0, 50, 100, 150, 200। इस साइड मैंने A प्लॉट किया, इस साइड मैंने BeN प्लॉट किया। और पता है ग्राफ कैसा आया? ग्राफ आया अराउंड लाइक दिस। ये मेरा ग्राफ ना, ऐसा कुछ ग्राफ है। तुम बुक में देखोगे एग्जैक्टली, यहाँ पे कुछ पिक पॉइंट्स भी हैं, वो हमें एग्जाम्स में ड्रॉ नहीं करना पड़ता, उतना कौन याद रखेगा? ठीक है? ये सिंपल सा ग्राफ याद करते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये पिक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, ये अराउंड 56 में लैंड करता है और ये अराउंड 8.8 में लैंड अप मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दिस वी आर प्लॉटिंग MeV में। 56 किसका मास नंबर है? आयरन का। ये ग्राफ बता रहा है कि आयरन और उसके आसपास के जो न्यूक्लियस है वो हाईली स्टेबल है। क्यों? उनका बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई। सही है? करेक्ट है। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है ना, इनका बाइंडिंग एनर्जी क्या है? लो है। जैसे ये हाइड्रोजन को देख लो, इसका बाइंडिंग एनर्जी क्या है? लो है। तो लो बाइंडिंग एनर्जी स्टेबल है क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल है। तो ये ग्राफ ये बताने का कोशिश कर रहा है लो बाइंडिंग एनर्जी होने के कारण यहाँ के जो भी न्यूक्लियस हैं वो फ्यूजन में चले जाते हैं। क्योंकि यदि ये हाइड्रोजन है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हीलियम है, तो दो हाइड्रोजन के बीच में क्यों फ्यूजन होता है? क्योंकि वो लो बाइंडिंग एनर्जी से हाई बाइंडिंग एनर्जी जाना चाहते हैं। राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज मोर स्टेबल कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। हीलियम स्टेबल है। हीलियम बनने के लिए हाइड्रोजन क्या जा रहा है? फ्यूजन में। तो ये ग्राफ का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट एक्सप्लेन्स व्हाई फ्यूजन टेक्स प्लेस इन नेचर। सही है? अब इस चीज को देखो, ये वाला ग्राफ को देखो, ये शार्पली डाउन होते जा रहा है ना ग्राफ। मतलब आयरन हाईली स्टेबल है, उसके बाद क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी में खतरा। राइट? तो यहाँ पे जो यूरेनियम वगैरह फॉल करेगा, मेरा ग्राफ थोड़ा सा और आगे आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था,
क्योंकि यूरेनियम यहाँ कहीं फॉल करेगा, राइट। 235 है ना यहाँ पे। तो यदि हम यूरेनियम को देखेंगे तो यूरेनियम का बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया, कम। यूरेनियम यूजुअली क्या करता है, स्प्लिट्स, राइट। क्यों स्प्लिट्स करता है, टू गेट मोर बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि यदि स्प्लिट हो जाता है तो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मास नंबर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी हाई की तरफ जा रहा है। मतलब नेचर में जो भी न्यूक्लियस है उसका टेंडेंसी क्या है, टू गो टुवर्ड्स हाई बाइंडिंग एनर्जी स्टेट, इसीलिए फ्यूजन होता है एज वेल एज फ्यूजन। क्लियर और नॉट, ठीक है। ये बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ है, ये एग्जाम्स में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बाइंडिंग एनर्जी का कैलकुलेशन हम देखेंगे, कैसे बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट होता है। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट बहुत ही इजी टेक्निक से होता है। कैसे, मैं बता रहा हूं। पहले तो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ बिस्मथ, ठीक है। हाँ, हमें निकालना है BeN फॉर बिस्मथ, Bi, जिसका एटॉमिक नंबर 83 है और मास नंबर 209। यहाँ पे कुछ गिवन, क्या गिवन है, गिवन मास ऑफ बिस्मथ 208.980388 U, मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.008665 U, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.007825। इतना गिवन। हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है। कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो, इसमें कोई ट्रिकी नहीं है, सब एक ही टाइप का आता है, खाली समझो कैसे निकालना। मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन क्यों दिया है, क्योंकि ये 209 जो है ना, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर है, राइट। पहले क्या कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 83 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल, n निकाल, n हो जाएगा a माइनस जेड। ये हो जाएगा तुम्हारा a माइनस जेड का मतलब 209 माइनस 83 कितना हो रहा है, 126, करेक्ट। अब कैलकुलेट करो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट। तो एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, दिस। तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 1.008665 गुना 126। एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 1.00727 गुना 83। ये देखो तो कितना आ रहा है वैल्यूज। एंड हियर यू आर नॉट अलाउड टू, हियर यू आर नॉट अलाउड टू राउंड ऑफ, क्योंकि राउंड ऑफ करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, मास डिफेक्ट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो, देखो ना कोई कैलकुलेटर में फटाक से कैलकुलेट करो, टाइम कम लगेगा। ओके, अब लॉजिकली टोटल मास इतना आ गया, तो मास डिफेक्ट निकालो, डेल्टा है। मास डिफेक्ट हो जाएगा तुम्हारा 8.9, दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा 208.980388 माइनस 201.1, कितना आएगा, 8 नहीं आएगा, 7 होगा, 7 पॉइंट, राउंड ऑफ नहीं करोगे, एग्जैक्ट निकाल के दो मेरे को, नहीं तो आंसर गलत आएगा। 7 आएगा कि 6 आएगा, 7.880388 करेक्ट। अब मास डिफेक्ट, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी निकालो, डेल्टा ई इज डेल्टा एम गुना सी स्क्वायर था ना, सी स्क्वायर ना करके तुम क्या कर दो, डायरेक्टली 931.5 से गुना कर, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा 7.880388 गुना 931.5। यह आ गया बाइंडिंग एनर्जी पूरे के लिए।
हमें निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज पर दी क्वेश्चन। ये हो जाएगा 388 गुना 931.5 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मास नंबर 209 209 से डिवाइड कर दो। दिस इज योर आंसर। कैन यू सॉल्व दिस नाउ?